माया एक ऐसा शब्द है जिसमें अगर कोई एक बार फंस जाए तब उससे बाहर आने की कोशिश में वो ना जाने कितनी ही चीजें गवा चुका होता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही गांव पर आधारित है जिस पर किसी जमाने में एक मायावी डायन का कब्जा हुआ करता था, तो बड़े हैरत अंगेज तरीके से अपना शिकार करती थी। अरे श्यामजीत, अब तुमको क्या ही बताए। कल रात वो डायन मेरे दरवाजे पर भी कटोरा लेकर पहुंची थी। हम चुपचाप बैठे रहे, दरवाजा नहीं खोले, वरना मरना तो निश्चित था। हाँ बबलू, तुम एकदम सही किए। वो अपनी माया से किसी को भी फंसाकर अपने कब्जे में कर सकती है। वैसे ही गांव के कई लोग उसके कैद में जा चुके हैं। अब मेरे बारे में तो तुम्हें पता ही है, तुम्हारी भाभी अनुपमा की डिलीवरी है, तो वो भी मायके गई है। ऐसे में तो और सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ यार, अच्छा ही है। वैसे भी इस माहौल में गर्भवती औरत का इस गांव में होना ठीक नहीं। अब क्या ही बताए, ये गांव तो अब गांव कम शमशान ज्यादा लगता है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, वैसे मैं तो काफी समय से शहर में था, तो मुझे इसके बारे में अब तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। ऐसा क्या खास है इस डायन में जो लोग इससे इतना खौफ खाते हैं? अच्छा, तो तुमको अब तक वो कहानी नहीं पता? गांव का बच्चा बच्चा उस मायावी डायन के बारे में जानता है। बताओ यार, क्या कहानी है? अब अगर तुम इस कहानी से अनजान हो तो अनजान ही बने रहो। जानकार बनना ज्यादा खतरनाक है। ये पहेलियों में मुझसे बात मत करो, साफ साफ बताओ क्या कहानी है। देखो, शाम ढलने की कगार पर है। घर पहुंचकर इत्मीनान से बताऊंगा। अभी बताना सही नहीं है। कैसे डरपोक इंसान हो यार, अभी रास्ता भी लंबा है, बात करने को कुछ है ही नहीं। इसी सहारे रास्ता भी कट जाएगा जल्दी से। चलो बताओ अब। श्यामजीत के लगातार जिद करने पर बबलू मान जाता है और भगवान का नाम जपते हुए उस खौफनाक दास्तां पर से पर्दा उठाने की कोशिश करता है जिससे पूरा गांव डरता था। देखो, अब तुम्हारे जिद करने पर मैं बताने को तैयार तो हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर रास्ते में किसी भी समय कोई भी चहल पहल महसूस हो तो भूल कर भी पीछे नहीं पलटना और ना ही किसी भी आवाज का पीछा करना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हमेशा से तुम्हारी आदत रही है। हाँ मेरे बाप, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, तुम बोलना शुरू करो। सालों पहले गांव में दूर से एक औरत आकर बस गई थी। उसकी एक कुटिया थी। दिन में वो एक आम बुढ़िया जैसी ही थी, लेकिन रात ढलते न जाने कौन सा चमत्कार हो जाता कि वो बदसूरत सी दिखने वाली बुढ़िया एक खूबसूरत अप्सरा में बदल जाती और पूरे गांव में लालटेन लिए भटकती। उसका असली मकसद होता था भटकते हुए नौजवानों को उनके घर तक पहुंचाना या किसी राहगीर का हमसफर बनना, लेकिन ये बस उसकी माया थी। असल में उसको किसी के प्रति कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो इसी बहाने नजर रखती थी और भटकते हुए इंसान को अपनी कुटिया के पास ले आती और गाड़ देती। बहुत खूब, लेकिन एक बात बताओ, वो कोई गांव की भी महिला तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि वो वही डायन हो। ये बात भी एकदम ठीक बोली तुमने, लेकिन इसकी भी अपनी पहचान है। वो औरत कभी भी तुम्हारी आंखों में नहीं देखेगी, वो बस अपनी माया रचेगी और अगर शुरुआत की आधी मिनट में तुम उसके जाल में फंस गए
तब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। बबलू श्यामजीत को उस खौफनाक कहानी के बारे में बताता है और साथ ही साथ अब वो जंगल के किनारे पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी उनकी पीठ पीछे से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाजें आती हैं। मुझे लगता है उस मायावी डायन ने हमें देख लिया है। जल्दी भागो अब यहाँ से। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बबलू? कोई बच्चा जंगल में खो गया है और अपने माता पिता के लिए रो रहा है, और तुम यहाँ से कायरों की तरह भागने की बातें कर रहे हो। किसी ने सही ही कहा है, जब नसीब में जिंदगी का अंत होता है तब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और यही अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। अगर अभी नहीं भागे तो मेरे दोस्त, अब मुलाकात तुम्हारी कब्र पर ही होगी। इतना कहकर बबलू पूरी ताकत से वहां से भागता है, लेकिन श्यामजीत अभी भी अपने मन की दुविधा में फंसकर खड़ा का खड़ा रह जाता है और फिर धीरे से पीछे पलटता है। श्यामजीत अब जो देखता है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जमीन पर उसी की गर्भवती पत्नी अनुपमा पड़ी होती है, जो दर्द से छटपटा रही थी। अनुपमा, तुम तो मायके गई थी, यहाँ क्या कर रही हो? श्यामजीत सोचता है शायद मायके से घर लौटते वक्त उसने इसी जंगल का रास्ता चुना। वो तो शुक्र है श्यामजीत भी यहीं था। तभी एक गहरे कोहरे से भरी रात छाने लगती है। श्यामजीत अनुपमा की आंखों में बार बार देखकर उससे हिम्मत रखने को कह रहा था, पर वही हुआ जिसका डर था। अनुपमा बार बार श्यामजीत की तरफ देखने से बच रही थी, ठीक वैसे जैसे बबलू ने उस मायावी डायन की कहानी में बताया था। तभी श्यामजीत उस बच्चे के रोने की आवाज पर गौर करता है। अचानक से उसके मन में ख्याल आता है कि अगर बच्चा पेट में है तो उसके रोने की आवाज कैसे सुनाई पड़ रही है। इतना सोचने के साथ ही उसके ठीक अपने सामने एक कुटिया नजर आती है। अब तक श्यामजीत को सब समझ आ चुका था कि ये अब उसके साथ क्या हो रहा है। ये महज एक माया है जिसमें वो फंसकर रह गया है और जिंदगी के आखिरी समय में पहुंच गया है। श्यामजीत तुरंत वहां से भागने के लिए उठता है कि तभी अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बुढ़िया भूतनी यानी मायावी डायन में बदल जाती है, जिसके इर्द गिर्द जादू की छवि प्रकट होने लगती है। अचानक श्यामजीत जमीन के अंदर धंसने लगता है और तेज खींचता हुआ जमीन में जिंदा दफन हो जाता है। बबलू ने सबसे बड़ी भूल ये कर दी थी कि उसने समय और जगह नहीं देखी। उसने ये कहानी तभी सुनाई जब वो उस मायावी डायन के कुटिया के करीब से गुजर रहे थे। आज भी उस गांव का जंगल उसी मायावी डायन के दहशत से कांपता है, क्योंकि इंसान एक बार मौत से बच जाए, लेकिन माया से बचना इंसान की फितरत में नहीं। निखिल, हम लेट हो जाएंगे। हमें 10 बजे के पहले ही मेहंदी में पहुंचना है। अब मुझे क्यों बता रही हो? मैं तो बस कब से तुम्हें बोल रहा था जल्दी चलो। भला कोई 2 घंटे तैयार होने में लगाता है क्या? तुम्हें क्या पता, बेस्ट फ्रेंड की हल्दी में जा रही हूँ। थोड़ा तैयार होना बनता है, आखिरकार सब लोग मुझे ही तो देखेंगे। हाँ, लेकिन इतना भी समय मत लगाओ तैयार होने में कि देखने वाले लोग चले जाएं। चुपचाप गाड़ी चला, मूड खराब मत करो। हाँ हाँ ठीक है, मेरा भी कोई मूड नहीं है झगड़ने का। जंगल के रास्ते हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, मुझे जल्दी जाना है, चाहे जैसे भी ले जाओ। निखिल और काजल पति पत्नी है। जल्दी सफर तय करने के लिए उन्होंने जंगल का रास्ता ले लिया, पर ये साधारण जंगल नहीं था। लोगों का कहना है इस जंगल में
लोगों के हाथ और पैर कटे हुए दिखाई देते हैं। इस बात से अनजान निखिल और काजल जंगल का रास्ता अपना लेते हैं। इस रास्ते से हम कितनी देर में पहुंचेंगे? मेरे हिसाब से 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। वाह, फिर तो मेरा सजना संवरना बेकार नहीं जाएगा। निखिल, ये किसकी चीख थी? पता नहीं, कोई औरत होगी। छोड़ो ना, हमें देर हो रही है। निखिल ने गाड़ी रोकी नहीं, वो आगे बढ़ते रहे। थोड़ी थोड़ी देर बाद चीखने की आवाज और पास से आने लगी। काजल डर रही थी। तभी गाड़ी के सामने कोई औरत सफेद साड़ी में भागते हुए आ रही थी। निखिल ने जोर से ब्रेक लगाया और उनकी गाड़ी पेड़ से जा टकराई। वो औरत, क्या वो औरत मर गई? तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। नहीं, हम चलते हैं यहाँ से। अरे इस हालत में हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? कोई मदद करने वाला भी नहीं है यहाँ। रुको, मैं देखता हूँ उसे। निखिल, मैं भी चलूंगी। निखिल और काजल देखते हैं कि पेड़ के आगे सफेद साड़ी में एक औरत सर झुका के रो रही थी। सुनिए, क्या आप ठीक हो? माफ कीजिए, मैंने आपको देखा ही नहीं। कोई चोट तो नहीं आई ना आपको? दोनों पति पत्नी सफेद साड़ी वाली औरत के नजदीक पहुंचे। पानी हाँ, मैं पानी देता हूँ। काजल, पानी दो इसे। हाँ, देती हूँ। काजल गाड़ी से बोतल लेकर आई तो बोतल खाली थी। इसमें तो पानी नहीं है। अरे अब क्या करें? हम कहीं और से पानी लेकर आते हैं। काजल, कार में बैठो, हम पानी ढूंढ कर लाते हैं। तभी काजल और निखिल गाड़ी की ओर बढ़ते हैं और अचानक से जोर जोर से हवा चलने लगती है। सफेद साड़ी का पल्लू उड़ने लगता है और चुड़ैल का मुंह दिखाई देता है। पानी नहीं है तो तुम दोनों का खून भी चलेगा। दोनों गाड़ी की तरफ भागते हैं। तभी चुड़ैल गायब होकर गाड़ी के सामने आ जाती है। फिर दोनों जंगल में भाग जाते हैं। निखिल, ये कौन है? निखिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। शायद चुड़ैल हो, मुझे नहीं पता। बस छुप जाओ जल्दी से। काफी समय तक दोनों पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। तभी निखिल के कंधे पे ऊपर से खून की बूंदें टपकने लगती है। दोनों डर के मारे ऊपर देखते हैं तो चुड़ैल पेड़ के ऊपर ही बैठी थी। चुड़ैल निखिल के ऊपर कूद जाती है और उसे पकड़ लेती है। काजल, तुम गाड़ी में बैठ जाओ जल्दी, अपनी जान बचाओ, भागो यहाँ से। काजल भागते हुए गिर जाती है। उसे जमीन पे कटा हुआ हाथ दिखाई देता है। ये देखकर काजल रोते रोते गाड़ी की तरफ जाती है। चुड़ैल निखिल के कंधे पे काटती है और उसका हाथ उखाड़ देती है। निखिल दर्द से तड़पता हुआ दौड़ने लगता है। तभी चुड़ैल उसका पैर पकड़ लेती है। ये क्या हो गया? हे भगवान, हमें बचा ले। काजल, मैं हूँ, गाड़ी का दरवाजा खोलो प्लीज। निखिल, ये क्या हो गया? इतना खून गिर रहा है। निखिल,
ये सब छोड़ो, गाड़ी चालू करो, वो आ रही है। काजल जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। काजल कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर कार स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। चुड़ैल कूदकर गाड़ी के ऊपर आ जाती है और सामने से कांच तोड़ देती है और काजल को बालों से खींचकर बाहर फेंक देती है। निखिल! निखिल! काजल! ए चुड़ैल, उसे कुछ मत करना। चाहो तो तुम मुझे मार दो, मेरी काजल को छोड़ दो प्लीज। चुड़ैल निखिल का सर गाड़ी पर पटक पटक के मार देती है। निखिल! काजल अपनी जान बचाने के लिए जंगल के भीतर भागती है। चुड़ैल काजल को बालों से खींचकर पेड़ पर ले जाती है। काजल दर्द से करहा रही है। यहाँ से छोड़ दूंगी तुझे। मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। चुड़ैल काजल के बाल छोड़ देती है। काजल टहनियों से टकराते टकराते नीचे गिरती है। इतनी ऊपर से गिरने की वजह से काजल चल नहीं पाती है। फिर भी बच गई, पर अब यहाँ से कहाँ जाएगी? चुड़ैल नीचे कूदती है, फिर एक एक करके काजल के शरीर के सारे हिस्से अलग कर देती है। काजल चीखती चिल्लाती मर जाती है। काजल और निखिल के टुकड़े टुकड़े करके चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। मैं प्यासी चुड़ैल हूँ। तुम लोग अगर मुझे पानी पिला देते तो शायद बच जाते। लगता है कोई भी मेरी प्यास नहीं बुझाएगा। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक नदी थी जिसके किनारे मंजीनाथ नाम का आदमी अपनी बीवी सुल्लू के साथ रहता था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे, इसलिए दूसरों के खेत में जाकर काम करके पैसे कमाते थे। एक दिन ऐसे ही वो दोनों काम पर जाने के लिए निकले तो जाते जाते सुल्लू की नजर नदी में पड़ी। नदी के किनारे एक छोटा सा पेड़ था और उसके डाली में कुछ फंसा हुआ था। सुनो जी, वो नदी में क्या बहता हुआ आया है? डाली में अटक गया है शायद। वो उस चीज के पास जाने लगे। जैसे जैसे वो पास जा रहे थे उन्हें एक बदबू आने लगी थी। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? शायद उसी चीज से आ रही है। लोग भी ना कुछ भी फेंक देते हैं नदी में। दोनों उस चीज के पास चले गए। उस चीज से बहुत बदबू आ रही थी। मंजीनाथ ने उस चीज को बाहर निकाला तो वो दोनों उसे देखकर डर गए, क्योंकि वो और कुछ नहीं, एक सड़ी हुई लाश थी जो नदी में बहती हुई यहां तक आ गई थी। अब हम क्या करें? ये तो लाश है। हे भगवान! हमें जल्दी से पुलिस को बुलाना चाहिए। थोड़ी ही देर में वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर आ गया। उन दोनों ने इंस्पेक्टर को वो लाश दिखाई। इस लाश के बारे में तुमने किसी को बताया तो नहीं? नहीं साहब, किसी को नहीं बताया। बताना भी मत। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस नदी से अब रोज लाशें बहती हुई आएंगी।
तुम्हें एक काम करना होगा। सुबह से जितनी भी लाशें बहती हुई आएंगी, तुम उन्हें बाहर निकालोगे और शाम को मुझे सौंप दोगे। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर मंजीनाथ और सुल्लू डर गए। पर साहब, रोज लाशें क्यों आएंगी? वो तुम मत सोचो, बस जितना कहा जाए उतना ही करो, क्योंकि इस काम के तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। बोलो, करोगे? पैसों की बात सुनकर मंजीनाथ और सुल्लू सोच में पड़ गए, पर आखिरकार उन्होंने ये काम करने का तय किया। उस दिन से नदी में बहुत सी लाशें बहती हुई आती थी और फिर मंजीनाथ और सुल्लू मिलकर उन्हें बाहर निकालते और इंस्पेक्टर को दे देते। इंस्पेक्टर भी उन्हें दिन के पैसे देकर उन लाशों को ले जाता। नदी में आने वाली लाशें बेहद बदबूदार रहती थी। एक बार मंजीनाथ और सुल्लू एक लाश को नदी से बाहर निकाल रहे थे, तभी उसकी बदबू से सुल्लू को चक्कर आने लगे और वो नीचे गिर गई। मंजीनाथ उसे उठाकर घर में ले गया। तुम यहीं आराम करो, बाकी की लाशें मैं निकालता हूं। सुल्लू को सुलाकर वो बाकी की लाशें निकालने के लिए नदी के पास चला गया। मंजीनाथ जब घर आया तो सुल्लू अब भी सो रही थी। उसने सुल्लू को जगाया। चलो, डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। अगर और लाशें आई तो कोई तो यहाँ होना चाहिए ना। मैं जाती हूँ। हमारे गांव में डॉक्टर नहीं है, तुम्हें पुल पार करके दूसरे गांव जाना होगा, रास्ता लंबा है। कुछ नहीं होता, मैं चली जाऊंगी। अगले दिन सुल्लू डॉक्टर के पास चली गई और मंजीनाथ नदी पर लाशें इकट्ठा करने लगा। कुछ देर बाद वहां इंस्पेक्टर आ गया। साहब, आज बहुत जल्दी आ गए। हाँ, बस ऐसे ही। कितनी लाशें निकाली? सुबह से 3 निकाली है। अच्छा अच्छा, ठीक है। इतने में इंस्पेक्टर का ध्यान नदी में गया। उसे एक लाश आती हुई दिखी। अरे वो देखो, और एक लाश। जाओ जाओ, निकालो। मंजीनाथ नदी में गया और उस लाश को घसीटता हुआ बाहर ले आया। उसने उस लाश को पुलिस वाले के सामने रख दिया। लाश से बहुत बदबू आ रही थी। इंस्पेक्टर ने पैर से उस लाश को सीधा किया और चेहरा देखने लगा। मंजीनाथ ने उस लाश का चेहरा देखा तो बुरी तरह से डर गया, क्योंकि वो लाश उसकी बीवी सुल्लू की थी। वो वहीं पर रोने लगा। अरे सुल्लू, यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ इसे साहब, क्या हुआ? तुम्हारी बीवी कहाँ गई थी? साहब, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो डॉक्टर के पास गई थी, पर पता नहीं है यहाँ कैसे पहुंच गई। इंस्पेक्टर मंजीनाथ पर चिल्लाने लगा। तुमने उसे अकेले क्यों भेजा, और वो भी दूसरे गांव? अरे मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन इसे हुआ क्या है? आपको पता है, मुझे बताइए। इंस्पेक्टर अब उस नदी की असलियत बताने लगा। ये सब इस नदी की वजह से हो रहा है। कुछ दिन पहले गांव में नदी पर जो पुल है, उस पर बहुत भीड़ थी। बहुत से लोग आ जा रहे थे, पर अचानक वो पुल हिलने लगा और बीच में से टूटने लगा। लोगों ने भागना शुरू किया। लगभग सभी लोग पुल से उतर गए, पर एक आदमी का पैर पुल में फंस गया और वो पुल पर ही फंसा रहा। लोगों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर उस पुल पर जाने से सब डरते थे। अचानक उस नदी में एक ऊंची लहर उठी और उस आदमी को वो नदी ले गई। आदमी के नदी में गिर जाने के बाद वो पुल फिर से जुड़ गया। वो आदमी नदी में डूब गया और थोड़ी देर बाद
उसका सारा खून नदी में बहने लगा। मतलब ये नदी इंसानों को अपने अंदर खींचती है? हाँ, उस पुल से जाने वाले हर इंसान को ये खींच लेती है। और तुम्हें जो पहली लाश मिली थी वो उसी आदमी की थी। ये कैसे हो सकता है? उस आदमी के शरीर पर तो कोई चोट के निशान नहीं थे। हाँ तो पर आपने कहा कि उसका सारा खून नदी में बहने लगा था, जबकि उसका शरीर बिल्कुल ठीक था, बस सड़ चुका था। ये नदी का एक और भयानक सच है। मतलब? अभी दिखाता हूँ। इंस्पेक्टर ने अपने पास रखा हुआ चाकू निकाला और मरी हुई सुल्लू के शरीर में घुसा दिया। अरे ये आपने क्या किया? जैसे ही इंस्पेक्टर ने चाकू घुसाया, सुल्लू के शरीर से खून की बजाय नदी का पानी बहने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर सिकुड़ने लगा। सुल्लू को देखकर मंजीनाथ और जोर से रोने लगा। अरे ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? ये नदी सिर्फ इंसानों को खींचती नहीं, बल्कि उनका सारा खून बाहर निकालकर उसके अंदर अपना पानी भर देती है, जिसके कारण शरीर सड़ जाता है। और इसलिए तुमसे ले जाने के बाद हम इन लाशों में से ऐसे ही पानी निकालते हैं और उन्हें जला देते हैं। इंस्पेक्टर सुल्लू के साथ बाकी की लाशें भी अपने साथ ले गया और उन्हें जला दिया। मंजीनाथ इंस्पेक्टर के कहने पर चुपचाप वो काम करता रहा। अमन अपने घर में बैठा नेहा और अमित का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो उसका घर खरीद रहे थे और आज वो घर देखने के लिए आने वाले थे। आज मैं इस घर को बेच ही दूंगा, भले ही आधे दाम में बेचना पड़े। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। वो दोनों घर देखने लगते हैं, तभी नेहा नोटिस करती है कि घर के सारे शीशों पर काली पन्नी लगी हुई है। वो जैसे ही उस पन्नी को हटाने वाली होती है, अमन एकदम से उसको रोक देता है। अरे नहीं, ऐसा मत करिए। हमारे यहाँ शीशों को खुला छोड़ना अशुभ माना जाता है। अच्छा, सॉरी। नेहा को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर वो उसको इग्नोर कर देती है। अमित को वो घर पसंद आ जाता है। वो एक चेक साइन करके देने वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि उसके पास पेन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पेन लेकर आता हूँ। अमन पेन लेने चला जाता है। इधर नेहा से रहा नहीं जाता और वो जिज्ञासा में आकर एक शीशे की काली पन्नी को थोड़ा सा हटाकर शीशे को देख लेती है। फिलहाल उन लोगों की डील हो जाती है और अमित और नेहा चले जाते हैं। अमन को नहीं पता था कि चुड़ैल ठीक उसके पीछे आ चुकी है। चुड़ैल उसके कान में फुसफुसाती है, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है। तुम बाहर कैसे आई? चुड़ैल एक झटके में ही अमन की गर्दन तोड़ देती है और उसे अपने साथ शीशे के अंदर ले जाती है। फिर अगले दिन अमित और नेहा आते हैं। उनके साथ उनका 10 साल का बेटा सुमित भी था। वो अपना सामान सेट करते हैं और वहां रहने लगते हैं। मम्मी, ये घर तो बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, बहुत प्यारा घर है। और मिल भी अच्छे दाम में गया, क्यों नेहा? सुमित बॉल से खेल रहा होता है, तभी अचानक वो बॉल उसके कमरे के शीशे पर जाकर लगती है, जिससे उसकी काली पन्नी निकल जाती है और बॉल शीशे के अंदर चली जाती है। ये देखकर सुमित बहुत हैरान होता है और वो शीशे की तरफ बढ़ता है। उसे शीशे में अपने जैसा ही एक लड़का दिखता है, जिसके हाथ में बॉल होती है। सुमित को कुछ समझ नहीं आता। वो बस अपनी बॉल लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सुमित शीशे के पास पहुंच जाता है और उसको छूने ही वाला होता है कि तभी पीछे से नेहा आ जाती है। सुमित, चलो अब नहाओ चलकर, बहुत देर खेल लिए। और कमरा क्या कोई खेलने की जगह है? खेलना हुआ करे तो बाहर खेला करो। सुमित एकदम से झिझक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। जी मम्मी, आ रहा हूँ। वो वापस मुड़कर देखता है तो अब सब कुछ नॉर्मल होता है और उसकी बॉल शीशे के आगे ही पड़ी होती है। वो बॉल उठाता है और कमरे से बाहर भाग जाता है।
जब रात में वो लोग सो रहे होते हैं तो अमित को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की को खटखटा रहा है। वो उठता है और खिड़की के पास पहुंचकर उसका पर्दा हटाता है। खिड़की के बाहर नेहा खड़ी होती है जो कि बहुत बुरी हालत में थी। उसके सर से खून निकल रहा था और वो कुछ बोल रही थी जो अमित को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बीच में कांच है ना? रुको, मैं बाहर आता हूँ। अमित ये बोलकर जैसे ही घूमता है तो वो देखता है कि बेड पर नेहा पहले से ही लेटी हुई है। अब वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और खिड़की के बाहर खड़ी नेहा को देखता है। वो उसे वहां से भागने का इशारा कर रही थी। अमित जैसे ही वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो बेड पर लेटी नेहा एक झटके में उसके पास आती है और उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। अमित कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? वो चुड़ैल कोई जवाब नहीं देती और अमित को खिड़की के रास्ते बाहर फेंक देती है। ये सब क्या था? वो कौन थी? तुम यहाँ कैसे आई? वो सब मैं बाद में बताती हूँ। पहले चलो सुमित को लेकर आते हैं, वरना वो चुड़ैल हमारे सुमित के साथ पता नहीं क्या करेगी। अरे हाँ, सुमित तो अंदर ही है। वो लोग घर का कोना कोना छान मारते हैं पर उन्हें सुमित कहीं भी नहीं मिलता। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और बदहवास होकर मदद के लिए रोड पर भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक पंडित मिलता है और वो कहता है, तुम लोग उस बड़े से घर में रहते हो ना? हाँ, पर हमारा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। तुम्हारा बेटा काली शक्तियों के कब्जे में होगा क्योंकि वो घर शापित है। क्या? हाँ, उस घर के मालिक अमन की पत्नी तंत्र विद्या जानती थी और उसने बेटे के लालच में अपनी बेटी की बलि दे दी थी। उस बेटी की आत्मा ने अपनी माँ को भी मार डाला। तब से वो दो आत्माएं उस घर में हैं। हालांकि मैंने उनको मुर्दों की दुनिया में कैद कर दिया था जिसका रास्ता शीशों से होकर जाता है, पर अब किसी ने उन्हें आजाद कर दिया है। पर अब हम क्या करें? तुम्हें मुर्दों की दुनिया में जाकर अपने बेटे को लेकर आना पड़ेगा, पर इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। कुछ भी हो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं अपने बेटे को हर हाल में लेकर आऊंगी। अब वो लोग वापस घर में जाते हैं और पंडित पूजा पाठ करना शुरू करता है। नेहा मर्दों की दुनिया में जाती है जहां उसे अपना बेटा सुमित खेलता हुआ नजर आता है। वो उसे चुपके से बुलाती है और उसे वापस लेकर अपनी दुनिया में आने लगती है, पर यह बात वहां मौजूद आत्माओं को पता चल जाती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन नेहा फिर भी जैसे तैसे बाहर आ जाती है, पर उसी के साथ कई सारी आत्माएं भी उनकी दुनिया में आ जाती हैं और उन पर हमला करने लगती हैं। ये क्या हो रहा है? उन आत्माओं को गुस्सा आ गया है कि कोई उनकी दुनिया में आकर उनसे जीत कर आ गया। पंडित इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही आत्मा पंडित को उठाकर एक दीवार पर दे मारती है। अमित और नेहा का भी यही हाल होता है। वो आत्माएं सुमित को पकड़ने लगती हैं, पर तभी सुमित और नेहा बीच में आ जाते हैं। सुमित को मैं बचाता हूँ। तुम लोग सारे शीशे इकट्ठा करके एक जगह पर लाओ। आज मैं इसका रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अमित और नेहा सारे शीशे इकट्ठा करने लगते हैं और इस दौरान पंडित सुमित को बचाने में लगा रहता है, जिस कारण वो आत्माएं उसे बहुत कष्ट पहुंचाती हैं। शीशों के इकट्ठा होते ही पंडित उन पर गंगा जल छिड़कता है और रुद्राक्ष की माला तोड़कर एक एक रुद्राक्ष उन शीशों पर डालने लगता है, जिससे वो शीशे टूटने लगते हैं। सुमित बुरी तरह से रो रहा था क्योंकि वो आत्माएं उसे अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश कर रही थी। बचाओ, बचाओ मम्मी, मुझे बचाओ, पापा बचाओ। तू रो मत मेरे बच्चे, तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, आज भले ही अपनी जान देनी पड़े, लेकिन हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। वो आत्माएं सबको चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर शीशों पर गंगा जल और रुद्राक्ष पड़ने से वो बहुत कमजोर हो गई थी, क्योंकि वो उनकी दुनिया का रास्ता था। फिर जब शीशे पूरी तरह से टूट जाते हैं तो उसी के साथ वो आत्माएं भी मुक्त हो जाती हैं। अब मुर्दों की दुनिया का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है और इन सारी आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी है। पर फिर भी तुम लोग अब आज के बाद कभी अपने घर में कोई आईना या शीशा मत लगाना। जी पंडित जी।
घर में लगाना तो दूर की बात है, मैं तो आज के बाद कभी कोई शीशा देखूंगी भी नहीं। उस दिन के बाद से वो तीनों लोग खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। अंधेरी रात थी। एक लड़की सड़क पर भागती चली जा रही थी। उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। भागते भागते उसकी सांस इतनी फूल चुकी थी कि अब उससे चलना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उसे सामने एक घर दिखाई दिया। हे भगवान, मुझे बचा ले। आज के बाद मैं रात में घर से कभी बाहर नहीं निकलूंगी। दूर से ही देखने में पता चल रहा था कि वो घर अबेंडेंड है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वो लड़की उस घर के अंदर घुस गई और दरवाजे बंद कर लिए। पर वो गुंडे इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाले थे। वो लोग दरवाजे को बुरी तरह से पीटने लगे। लड़की सहम चुकी थी। उसे डर था कि ये दरवाजा टूट जाएगा, पर तभी उन लोगों ने दरवाजा पीटना बंद कर दिया। लगता है चले गए। खिड़की से देखती हूँ। लड़की ने खिड़की से झांक कर देखा तो उन गुंडों की लाश जमीन पर पड़ी थी। वो हैरान रह गई कि इन लोगों को किसने मार दिया। तभी उसके दिमाग के अंदर से एक आवाज आई, तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी। कौन है? कौन है यहाँ? मार डालो, खुद को मार डालो। ये सुनते ही उस लड़की का जैसे मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो अपना सिर बुरी तरह से दीवार पर मारने लगी और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। कई साल गुजर गए और फिर प्रियम नाम के एक आदमी ने उस घर को खरीद लिया। उसके साथ उसकी पत्नी नीलम, छोटा भाई शिवम, बेटा राज और बेटी रीना भी थे। भैया, आप तो कह रहे थे कि आप इस घर को फिर से बनवाएंगे, पर ये तो पहले जैसा ही है। हाँ, सोचा तो था, लेकिन फिर मुझे लगा कि यही ठीक है, सिर्फ रेनोवेट करा लेता हूँ। पर भैया, ये घर वास्तु के हिसाब से बना हुआ नहीं है। आप इसे वास्तु के हिसाब से बनवा लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्या शिवम, तुम भी बूढ़ों वाली बातें करते हो। इंसान के घर उसके अपने हिसाब से होना चाहिए, ना कि वास्तु के हिसाब से। ये सब ढकोसले हैं। नहीं, शिवम सही कह रहा है। घर तो वास्तु के हिसाब से ही होना चाहिए। घर में फर्नीचर भी वास्तु के हिसाब से नहीं रखा है और ना पूजा का कमरा सही जगह पर है। कम से कम इसे चेंज तो कर लेते हैं। ओ प्लीज, तुम लोग बस करो। मुझे लगा था कि मेरी फैमिली मॉडर्न है, पर तुम लोग तो गए गुजरे हो बिल्कुल। पूजा करवा दी थी, वही बहुत है। प्रियम घर का मुखिया था और उसके आगे किसी की नहीं चलती थी। घर जैसा था वैसा ही रहा। रीना, चल छत पर चलते हैं, वहीं खेलेंगे। नहीं, मम्मी ने छत पर जाने से मना किया है। अरे डरपोक, कुछ नहीं होता, चल चलते हैं। मैं डरपोक नहीं हूँ। तो चल। राज और रीना छत की तरफ चल दिए। जैसे ही वो छत पर पहुँचे, अचानक दोनों को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, अब तुम्हारी बारी। राज, ये कैसी आवाज है? कोई हमें बुला रहा है। हाँ, कहीं पापा तो नहीं बुला रहे? ये उनकी आवाज नहीं है, ये तो यहीं कहीं पास से आई है। तभी दोनों ने छत के कोने में देखा। उन्हें वहाँ एक काले साए जैसा कुछ दिखा। वो एक बंदर था जो कि उन्हें घूर रहा था। राज और रीना दोनों घबराकर तुरंत भागे, लेकिन तभी छत का दरवाजा जोर से बंद हो गया और बंदर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। रीना, ये दरवाजा क्यों बंद हो गया? अब क्या करें? वो बंदर हमारी तरफ आ रहा है। राज और रीना छत के किनारे की ओर भागे। तभी अचानक शिवम ने नीचे से उन्हें देखा और जोर से चिल्लाया, अरे पीछे हटो, गिर जाओगे। क्या कर रहे हो वहाँ? चाचू, यहाँ बंदर है, जल्दी आओ।
शिवम छत की तरफ भागा। तभी राज और रीना ने देखा कि बंदर गायब हो चुका है और छत का दरवाजा खुला हुआ है। दोनों चौंक गए और नीचे भागे। तुम लोग ठीक हो ना? बंदर कहाँ है? बंदर गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ, और वो शायद बोल भी रहा था। पागल हो क्या? चलो चलो नीचे चलो, अब ऊपर मत जाना। उसी समय नीलम किचन में काम कर रही थी और उसे ऐसा लगा जैसे गैस लीक हो रही है। प्रियम, मुझे लगता है गैस लीक हो रही है, बदबू आ रही है। तुम्हें शायद गलतफहमी हो रही है, ये इंडक्शन है, गैस सिलेंडर नहीं। अरे हाँ, पर बदबू कहाँ से आ रही है? नीलम को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक किचन में आग लग गई। वो चिल्लाई, प्रियम, जल्दी आओ, किचन में आग लग गई है। प्रियम भागकर किचन में आया, लेकिन वहाँ कोई आग नहीं थी। क्यों प्रैंक कर रही हो यार, तुम भी ना। प्रियम को वो सब मजाक लगा, लेकिन नीलम इस शौक में थी कि ये अचानक क्या हो रहा था। रात हो गई थी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे। पापा, आज छत पर कुछ अजीब हुआ। वहाँ कोई था, बंदर जैसा, और दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया था। हाँ, मुझे भी आज कुछ अजीब सा लगा। पहले रसोई में गैस की बदबू आई और फिर ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो। तुम सबको थकावट की वजह से वहम हो रहा है, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। भैया, ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये घर वास्तु के हिसाब से नहीं है, शायद इसीलिए इन लोगों को ये सब फील हो रहा है। तुम इतने पढ़े लिखे होकर जाहिलों वाली बातें करते अच्छे नहीं लगते शिवम, चुपचाप खाना खाओ। प्रियम ने जैसे ही पहला निवाला उठाया तो उसकी थाली से अचानक कीड़े निकलने लगे। ये क्या है? मेरे खाने में कीड़े कैसे आ गए? अरे, ये तो मेरी थाली में भी है। मम्मी, मेरी प्लेट में भी कुछ है, मुझे घिन आ रही है। भैया, अब भी आपको लगता है कि ये वास्तु का असर नहीं है? शायद हमारा राशन खराब आया होगा, ये वजह हो सकती है। वास्तु से इसका कोई लेना देना नहीं है। खाना बीच में ही छोड़ दिया गया और सब अपने अपने कमरों में चले गए। इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक सीलिंग फैन जोर जोर से हिलने लगा। शिवम बाल बाल बचा और घबराकर कमरे से बाहर भागा। हॉल में आते ही वहाँ टंगा हुआ झूमर उसके ऊपर गिर पड़ा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। कोई मुझे बचाओ! सभी लोग दौड़ते हुए शिवम के पास पहुँचे। शिवम के सिर से खून निकल रहा था और वो दर्द में कराह रहा था। भैया, मैंने कहा था ना, इस घर में कुछ नेगेटिव है, कुछ कीजिए, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अरे ये बातें करना बंद करो, पहले डॉक्टर के पास चलो। प्रियम उसे डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर से पट्टी करवा कर लौटा, शिवम ने फिर वही बात शुरू कर दी। भैया, यहाँ वास्तु दोष है, अगर कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। बस बहुत हो गया शिवम, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें आराम चाहिए, कोई वास्तु दोष नहीं है। प्रियम, शिवम सही कह रहा है, इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नीलम, तुम भी शुरू मत हो जाना, सब कुछ ठीक है, मैं इस घर को नहीं छोड़ने वाला। प्रियम ने बात को वहीं खत्म करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक राज को उल्टियां होने लगी। राज की हालत इतनी खराब हो गई कि वो बुरी तरह से कांपने लगा। एक के बाद एक उसने 10 उल्टियां की और उसके बाद वो बेहोशी के हालत में पहुंच गया। मम्मी, पापा, मेरे पेट में कुछ है। प्रियम, प्रियम देखो, इसे क्या हो रहा है? भैया, इसे अस्पताल ले जाओ, वरना ये मर जाएगा। प्रियम, प्रियम जल्दी करो, इसे बचाओ। प्रियम घबराते हुए राज को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर भागा। डॉक्टर ने उसकी जांच की और बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इससे कुछ भी नहीं हुआ है, ना बुखार, ना कमजोरी, ना ही ब्लड प्रेशर में कोई दिक्कत।
ये तो पूरी तरह से ठीक है। पर डॉक्टर साहब, पर अभी कुछ ही देर पहले ये उल्टियां कर रहा था और मरने की हालत में था। लेकिन अब ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बीमारी या कमजोरी नहीं है, इसे घर लेकर जा सकते हो। प्रियम डॉक्टर की बात सुनकर उलझन में था, लेकिन वो राज को घर वापस ले आया। घर आते ही राज के अंदर बदलाव आ गया और अजीब अजीब तरह से इधर उधर भागने लगा। मुझे पकड़ो, पकड़ो, मैं नहीं बचूंगा। कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। प्रियम, ये क्या होता जा रहा है? ये क्या हो रहा है हमारे बेटे को? ये क्या हो गया प्रियम? देखो भैया, अब भी समय है, इस घर से निकल जाओ, ये जगह हमें खत्म कर देगी। प्रियम अभी भी शिवम की बात को मानने को तैयार नहीं था। उसने ठान लिया कि वो इस घर से नहीं जाएगा। उसने शिवम से कहा कि तुम एक तांत्रिक को बुलाओ, शायद वो इस समस्या का हल निकाल सके। शिवम तांत्रिक को बुलाकर ले आया। ये लड़का बहुत गहरी नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ है, इसे बचा लीजिए बाबा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। राज अचानक बेहोश हो गया। राज, राज, ये क्या हो रहा है? चिंता मत करो, मैंने इसे थोड़े समय के लिए शांत कर दिया है, लेकिन असली समस्या इस घर में है। तभी अचानक रीना अजीब हरकतें करने लगी। उसके हाव भाव बिल्कुल राज जैसे हो गए और वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। मुझे पकड़ो, पकड़ो, मैं नहीं बचूंगी, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। रीना भी बेहोश हो गई। प्रियम गुस्से में चिल्लाया, मेरे बच्चों को बेहोश करने के अलावा भी कुछ करो, इस जगह का इलाज करो। ये घर वास्तु दोष से पूरी तरह ग्रस्त है, नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैली हुई है। तो हमें क्या करना चाहिए, बताइए बाबा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ कि ये घर जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है। नीचे वाला हिस्सा ही असली समस्या है, वहाँ से ही ये नकारात्मक ऊर्जा ऊपर तक आ रही है। मैं इसे थोड़े समय के लिए अपने मंत्रों से बांध सकता हूँ, लेकिन तब तक तुम्हें इसे खुदवाकर फिर से बनवाना होगा, वरना ये शक्ति सबको खत्म कर देगी। तो ठीक है, हम तैयार हैं, आप इसे बांध दीजिए। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक प्रियम के हाव भाव बदल गए। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो पागलों की तरह हंसने लगा। अब किसकी बारी, किसकी बारी? भैया, आपको क्या हो गया है? अब तेरी बारी, तेरी बारी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, पर प्रियम ने एक डंडा उठाकर तांत्रिक के सिर पर मार दिया, जिससे वो वहीं मर गया। प्रियम, प्रियम होश में आओ। भाभी, यहाँ से भागिए। वो दोनों भागे, पर प्रियम ने राज पर हमला कर दिया, जिसे देखकर नीलम सुन्न पड़ गई और फिर प्रियम ने बारी बारी सबको मार डाला। अंत में एक आवाज आई, अब तुम्हारी बारी। और प्रियम ने अपना सिर जमीन पर पटक पटक कर अपनी भी जान दे दी।